Semiconductor, that means it is neither fully conductor nor fully insulator, but it has very wonderful uses. और इस तरह के यूज़ होते हैं इसके, जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये एक कंडक्टर है या ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हम यहाँ करंट देते हैं तो वो करंट पास होगी और यहाँ से आ जाएगी, देन वी विल से इट इज़ ए कंडक्टर। और अगर करंट नहीं पास होती है देन इट इज़ ए इंसुलेटर। सो हियर नो करंट, देन इट इज़ इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होगा जिसमें जब हम इसको एडवाइस करेंगे, यानी हम इसको ऑर्डर देंगे कि करंट फ्लो करनी है तो ये करेगा, और जब बोलेंगे नहीं करनी है तो नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है। कितनी करंट फ्लो करानी है, कितनी कंडक्टिविटी रखनी है, वो भी हम डिसाइड करेंगे, कर सकते हैं। तीसरा, हम इसको ये भी ऑर्डर दे सकते हैं सेमीकंडक्टर की एडवांस डिवाइसेस में कि इधर से करंट आएगी तो अलाउ करना, और अगर इधर से करंट आएगी तो अलाउ मत करना, डोंट अलाउ। ये चीज़ एक बड़ी जादू वाली चीज़ थी कि इस तरफ से करंट आएगी तो जाने देना और इधर से आएगी तो मत जाने देना। जबकि अगर यहाँ करंट जाती है तो श्योर है कि इधर भी जाएगी, और अगर इधर करंट नहीं जाती है तो इधर भी नहीं जाएगी। पर इसमें हम ये ऐसा कर सकते हैं कि इधर करंट जाएगी और इधर नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर सनलाइट आएगी तो करंट को जाने देना, और सनलाइट नहीं आएगी तो करंट मत जाने देना। दिन में जाने देना, रात में मत जाने देना, like that. So these are all wonderful things can be achieved by semiconductor material. Now, what is a semiconductor? By the name it appears that it is semi, half of the conductor. There are certain materials like silicon and germanium which has a particular quality, and that quality is their conductivity or their resistance has a value. The conductivity is less than the conductor and more than the insulators. So by those values we have given them the name semiconductors. उनकी classification in material on the basis of resistivity and conductivity. The resistivity, very small resistivity, medium resistivity. See, 1 ohm meter यहाँ पर आएगा, माइनस से प्लस, तो ये यहाँ पर आएगा। और ये कैसी है, 1/100 to 1/10 to the power 8। ये जो रेसिस्टिविटी है ये किसकी होती है? दिस इज रेसिस्टिविटी फॉर मेटल्स। फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड फॉर इंसुलेटर रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई, 10 to the power 10 to the power 19। तो ये रेसिस्टेंस के बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया। सो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर इज what is the approximate resistivity of semiconductors? Answer 10 to the power 1। देखिए 10 to the power 0, 10 to the power 0 क्या होता है? 1। that is resistivity of semiconductor। उससे कितना नीचे जाएगा? -5। कितना ऊपर जाएगा? +6। और अगर उससे ऊपर रेसिस्टिविटी हो जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे? इंसुलेटर। और अगर इससे भी कम हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? मेटल और कंडक्टर्स। उसमें ऐसी मिलती है। इसी को उल्टा कर देंगे 1/, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। सो ये सिर्फ उसका डिफरेंस है। वेरी हाई कंडक्टिविटी दिस,
10 to the power 8, 10 to the power 2, इतनी हाई कंडक्टिविटी किस में होती है? मेटल्स में। और जो करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करता, लो कंडक्टिविटी, वो किस में है? इंसुलेटर्स में। दिस 1/10 to the power 11, 1/10 to the power 19. So this is our classical system जिसमें हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। So this is one type of classification. Now what happens inside the semiconductors? क्यों ये ऐसा बिहेव करते हैं, उसको हमने एक और तरीका निकाला है क्लासिफिकेशन करने का कि उनके इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा होता है, बिकॉज ऑफ विच दे बिहेव डिफरेंट वे। उसके पहले हमारे साइंस में, मेटलर्जी में, या व्हाट आर द मटेरियल्स विच बिहेव लाइक सेमीकंडक्टर्स। Conductors, we know copper, silver, aluminium, these are conductors. Insulators, we know quartz is insulator, plastic is insulator, wood is insulator. Semiconductor कौन होते हैं? तो सेमीकंडक्टर के दो मेटल हमने देखे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर्स मेटल भी होते हैं या नॉन मेटल होते हैं या क्या होते हैं, उसका हमने एक देखा कि सेमीकंडक्टर हमको अलग अलग तरह के भी मिलते हैं। कितनी तरह के सेमीकंडक्टर मिलते हैं जिनका रेसिस्टेंस ऐसा होता है और जिनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, कि उसके रेसिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर जो हमारे यूजफुल सेमीकंडक्टर हैं वो कौन होते हैं? आर दे कंपाउंड्स, आर दे मिक्सचर्स, आर दे एलिमेंट्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, उसके हमने सबको स्टडी करके उसके अलग अलग क्लासेस बनाए। एंड वी हैव फाउंड दैट सेमीकंडक्टर्स प्रॉपर्टीज आर इन द मटेरियल विच बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? तो इसमें ये हमने देखा, सबसे पहले कैटेगरी है एलिमेंट, प्योर एलिमेंट, silicon and germanium, these are the two examples. Okay, then compound. In compound there are many type of compounds, inorganic compounds, organic compounds and organic polymers. ये organic polymers लेटेस्ट 1990 के बाद इसमें हमको सेमीकंडक्टर्स मिले हैं एंड दे हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स, जो कि हमको पुराने सेमीकंडक्टर्स में नहीं मिलते थे। एनीवे, कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम एंड इंडियम फॉस्फाइड, ये मेटल से बने हुए, इनऑर्गेनिक मेटल से। ऑर्गेनिक से एंथ्रासिने एंड डोप्ड थैलोसाइनाइन, दे बिहेव लाइक ए सेमीकंडक्टर्स। और इसी तरह से पॉलीमर्स में पॉलीपायरोल, पॉलीएंटिलीन एंड पॉलीथियोफिन, ये पॉलीमर्स हैं, इनमें पॉली पॉली लगा रहेगा। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इसके बाद और भी मिलेंगे, पर अभी हम लोग जितने पढ़ेंगे वो सब इसी के अंदर आते हैं। हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट विल बी नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, एंड नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर के लिए हमको ज़्यादा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी विल गो सिंपली बाय the most simple and the fundamental semiconductor, and those semiconductors are silicon and germanium. तो हम लोग सिलिकॉन को बेस बनाकर we will do our studies so that we can know कि how the semiconductors behave, why semiconductor behave in that particular manner. So this all we will study by taking these two examples. But it is not restricted कि सेमीकंडक्टर सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। There are many semiconductors as we have seen here, and more than that there are new researches going on every day, and there will be more and more semiconductors. Okay, so this is categorization of the semiconductors, and the next thing we will study is that there is classification on the basis of energy with electrons. हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में पढ़ा है। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एवरी इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट ए पर्टिकुलर एनर्जी।
उस एनर्जी लेवल के कारण वो उसकी लोकेशन है। अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इट विल गो टू आउटर ऑर्बिट, और अगर डिक्रीज हो जाएगी इट विल गो टू इनर ऑर्बिट। एंड दिस एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हाउ मच एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग, दैट डिसाइड्स वेदर it is a metal, whether it is a semiconductor or it is a conductor. तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनर्जी लेवल के बेसिस पर कि उन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल क्या होता है जिसके बेसिस पर वो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। ओके, वी विल टेक टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन हैज गॉट न्यूक्लियस that is plus 14 charges, then 2 electrons, 8 electrons and 4 electrons in the outermost orbit. Similarly, germanium is 2, 8, 8, 4. So this we can write as 2, 8, 8, 4 and this is 2, 8, 4. What we are concerned about is the behavior of semiconductor. That behavior of semiconductor is due to electrons in the outermost orbit only. This. These have nothing to do with the behavior as semiconductor. ठीक है? So what is similarity between the two? Both have got 4 orbits in the outermost shell. This is a requirement for semiconductor material and semiconductor behavior. Okay. Now we will discuss all these electrons. We know all electrons have got certain potential energy. So all these electrons are also having certain energy. Now these electrons, the energy may be different when we are having only one electron to observe, or we have a group of electrons, a group of atoms to observe. First, one atom to be observed, other group of atoms to be observed. In both cases, the energy of this outermost electron differ. दोनों केस में अलग अलग हो जाती है। तो पहले को हम क्या कहेंगे? That is individual atom और isolated atom. Isolated. आइसोलेटेड का क्या मतलब है? बाकी सिस्टम से जिसको अलग कर दिया गया हो। दैट मीन्स उस पर दूसरे एटम से कोई भी अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स नहीं लग रहा है। दैट इज आइसोलेटेड। सिंगल एटम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स ड्यू टू नेबरिंग फोर्स। ऐसा हमको मिलता नहीं है, इट इज थ्योरेटिकल। हमको क्या मिलते हैं? क्रिस्टल्स। अगर हम सिलिकॉन लेंगे तो जो भी पीस हम लेंगे उसमें देयर विल बी फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, तब तो वो क्रिस्टल बनेगा। ओके, वो जब बनता है तो इनके जो एनर्जी लेवल हैं ये एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाते हैं। फिर से आइसोलेटेड एटम में इनके पास कुछ एनर्जी होती है और ये एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट इक्वल, आई से ऑलमोस्ट, क्योंकि आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि कोई भी दो पेयर की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती। दैट इज ट्रू, बट द डिफरेंस इज सो स्मॉल वी वुड लाइक टू नेग्लेक्ट इट फॉर दिस पर्पस। नाउ मुझे अगर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि इनके पास कितनी एनर्जी है, देन आई कैन चूज द एक्सिस, आई कैन चूज द स्केल एंड आई कैन चूज द डायग्राम कि मुझे कैसा डायग्राम बनाना है। तो मैं सबसे सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। वो डायग्राम क्या है कि ये मैंने एक लेवल लिया है, एनी रेफरेंस लेवल, आई कॉल इट जीरो लेवल, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है। यहाँ पर मैंने एनर्जी का स्केल बनाया, एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ जीरो से शुरू हुआ, इतनी एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। ये लाइन की जो हाइट है, हाइट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? नथिंग, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक ही चीज़ बतानी थी, एनर्जी, और उस एक चीज़ को मैं किससे बता रहा हूँ? हाइट से, दैट्स ऑल। तो ये हाइट एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल शो करती है। दूसरे का एनर्जी लेवल भी इतना ही है,
तीसरे का भी इतना ही है, चौथे का भी इतना ही है. सो दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर ए सिंगल एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिंगल एटम, उसका ये एक एनर्जी लेवल होता है. तो एनर्जी लेवल हम ऐसे दिखाया करेंगे. दिस इज ओनली ए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन. इलेक्ट्रॉन तो उसी में ही है, घूम रहा है. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग ए क्रिस्टल, देन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अलोंग विद ईच अदर. वो जब एक दूसरे के पास आते हैं, हम उनको लेके आते हैं, नेचर उनको लेके आता है. सो देयर आर डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच अदर, ईच अदर चार्जेस. और हमने ये पढ़ा है, व्हेन द चार्ज Q1 एंड Q2 are brought near to each other with a particular distance r, then a potential energy develops between them. And how much is that potential energy? This is Q1 Q2 upon r. ये हम सब ने पढ़ा है. अब अगर हम इसके पास में एक दूसरा एटम लेकर आते हैं, तो इसको मैं बीच वाले नहीं बनाता हूँ. आई सिंपली मेक दिस वन आउटर मोस्ट. 1 2 3 4, और ये एक दूसरा आ गया 1 2 3 4, एंड दिस इज प्लस, दिस इज प्लस. ओके, दिस इज प्लस 14, दिस इज प्लस 14, और ये नेगेटिव चार्जेस हैं. ये इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, इस पर, इस पर, इस पर, सब पर ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेंगे, और ये प्लस इन सबको अट्रैक्ट करेंगे. और सबके डिस्टेंसेस अलग अलग हैं. दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट फॉर दिस. ऑल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट फॉर दिस. तो क्या सबकी सिस्टमेटिक एनर्जी एक जैसी होगी कि डिफरेंट होगी? डिफरेंट हो जाएगी. इसका ये मतलब है कि जब भी हम दो एटम्स को पास में लेके आते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल एनर्जी में कुछ प्लस माइनस हो जाता है. एंड देयर इज ए चेंज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी. कब? व्हेन वी ब्रिंग देम इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. समझ आया? ओके. अब इसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये जो चेंज इन एनर्जी है, ये एनर्जी किस तरह से चेंज होती है. एंड देयर इज ए वेरी फेमस डायग्राम, the change of energy when we make the distance closer or away. किस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है. और एनर्जी में आपने एनर्जी के लेवल पढ़े हुए हैं, एंड वी कॉल देम दोज which are S, P, different type of, yes. So those energy are distributed in different electrons, और उनमें वेरिएशन होते रहते हैं. वो वेरिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होते हैं, उसको इस डायग्राम में हम देखते हैं. उस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करिए. जस्ट बाय गिविंग ए लुक यू विल सी कि वो समझ में आता है कि किस तरह से एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं. वी ब्रिंग ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन. इन दैट क्रिस्टल देयर आर n atoms, and they are brought together. The distance will decrease. Okay. In this n atoms, we have to understand one thing. How many outermost orbits will be there? Answer: there are n atoms. So naturally, outermost orbits are also n. Now, how many valence electrons are there with these n atoms? Answer: there are 4 multiplied by n. In one atom, एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4. अंदर वाले को मत देखिए, ये कितने हैं? 4. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n एटम्स में कितने हो गए? 4n इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें वैकेंसी कितनी है, प्लेसेस कितने हैं? तो आंसर है, इस आउटर मोस्ट में 8 प्लेसेस हैं. 4 आर फिल्ड, 4 आर अनफिल्ड. सो वी विल से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इनकी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। ओके, when we bring them close to each other, there are certain changes in their energy, and now each of them will carry a different level of energy. तो हम ये कह सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन के पास 4 एनर्जी लेवल होते हैं। हर एटम के पास 4 एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर n एटम्स हैं तो n एटम्स के पास टोटल एनर्जी लेवल कितने होंगे? आंसर है 4 into n एनर्जी लेवल्स। नो, आई विल अगेन चेंज इट। 4n है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास है। अब ये बताइए कि वहाँ पर वैकेंसी कितनी है? 4, क्योंकि टोटल कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। अगर वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो कितने एनर्जी लेवल होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक का इंडिविजुअल एनर्जी लेवल अलग अलग बिकॉज ऑफ क्लोजनेस। तो कितने एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर सकते हैं? 8 हो सकता है। अगर एक एटम के पास 8 एनर्जी लेवल हैं तो n एटम के पास कितने एनर्जी लेवल हो सकते हैं? 8n एनर्जी लेवल हो सकते हैं। सो व्हेन वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर n atoms, then how much energy levels we have? Answer 8n energy levels. 8n energy levels. So when we are bringing together how many atoms? n. Then how many energy levels are there? 8n energy levels are there, but in that 8n energy levels, do we have 8n electrons with each energy level? Answer is no. How many electrons we have? 4n electrons. तो ये दोनों नंबर आपको समझ में आ गए? What is 8n about? Energy levels, probable energy levels, जिसमें हर एक में एक इलेक्ट्रॉन के रहने की पॉसिबिलिटी है, परमिशन है। 4n क्या है? एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास है। तो उसमें से 8n में से 4n पर हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है और 4n वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। राइट? ओके। सो अब इनके एनर्जी लेवल ये होते हैं। ये आपने एनर्जी लेवल पढ़े हुए हैं, sp। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पहले 2 के पास कौन सा एनर्जी लेवल होगा? s। तो 2 के पास एनर्जी लेवल s, बाकी बचे 2, उनके पास p। अगर और ऊपर के आएंगे तो और p भरते चले जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 4 ही है, तो 2 के पास कौन सा है? s, और 2 के पास, इसको हम बोलेंगे लेवल 0, लेवल 1। एनर्जी का लेवल 0, लेवल 1। जब ये एटम्स एट फार अवे डिस्टेंस थे, आइसोलेटेड, एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे थे, उस समय इन इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 तरह की एनर्जी थी, या तो 0 लेवल की या 1 लेवल की, s और p की। तो अब हम अपने नक्शे पे आते हैं। दिस इज अवर ग्राफ एंड दिस इज स्पेसिंग, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस कर दिया। जब एक दूसरे पर वो इफेक्ट नहीं करते तो इस स्पेसिंग को हम क्या कहेंगे? ए रीजन। और ए रीजन में क्या है? वो इतनी दूर दूर है कि उसको हम क्या मान सकते हैं? आइसोलेटेड। एटम्स अलग अलग हैं। जब ये एटम अलग अलग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? लेवल 1 और लेवल 0। अब थोड़ा इनको देखिए। 2n के पास कौन सा लेवल है? 0। 2n इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा है? 1। लेवल कितने एग्जिस्ट करते हैं? तो हमारा आंसर है ये 0 लेवल में 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, 4 खाली और 2 भरे हुए। अब देखिए टोटल लेवल हमारे पास कितने हो गए? 6 + 2 8।
ये दोनों क्या दिखा रहे हैं? 8 एनर्जी लेवल्स पॉसिबल। इतनी कुर्सियां हैं हमारे पास, उसमें से कितनी कुर्सियों में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं? 4। तो ये है नंबर ऑफ लेवल्स विच आर फिल्ड, और ये है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। ये बात समझ में आ गई? तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हमारे पास कितने होते हैं? 8n। उसमें से फिल्ड कितने होते हैं? 4n। उस 4n का ये जो 8n है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 2n लेवल 0, 2n लेवल 6n लेवल 1। इतनी कुर्सियां लगी हैं। उस पे ये वाली पूरी फील्ड है, पूरे में इलेक्ट्रॉन है, और इसमें सिर्फ 2 में इलेक्ट्रॉन है, 4 अभी खाली। ये पोजीशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर, एटम बहुत दूर दूर है। अब हम एटम को नज़दीक लेके आते हैं। जैसे ही नज़दीक लेके आते हैं, वी ब्रिंग देम टुगेदर, देयर इज ए इंटरेक्शन ड्यू टू फोर्सेस, इंटरेक्शन ड्यू टू फोर्सेस। तब हम क्या देखते हैं कि इसमें ये इतना चौड़ा हो गया। व्हाट डज दिस मीन? एनी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हियर, सम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट हियर, जैसे जैसे डिस्टेंस नज़दीक आते जाता है, इनका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी शोन बाय व्हाट? हाइट। एनर्जी इज शोन बाय हाइट। तो ये जो इसकी हाइट है, ये वाली आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की हाइट कैसी हो गई? कम। इस इलेक्ट्रॉन की हाइट कैसी हो गई? ज़्यादा। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है और कुछ की ज़्यादा हो जाती है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल। Q1 Q2 अपॉन R। इस पर दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगा रहा है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव भी फोर्स लगा रहा है। तो किसी की डिस्टेंस के अनुसार किसी की एनर्जी कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आने से जब डिस्टेंस का बी रीजन शुरू हो जाता है, बी रीजन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके लेवल से ज़्यादा होती है और कुछ की कम हो जाती है। ठीक है, और नज़दीक लाते जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लेवल 1। यही चीज़ लेवल 0 वाले में भी होती है, जो कि S वाले हैं। उनमें भी कुछ की एनर्जी, यहाँ से देखिए, कुछ की एनर्जी कम हो गई और कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो गई। जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई वो किसको अप्रोच कर रहा है? लेवल 1 को। और लेवल 1 में जिसकी एनर्जी कम हो गई वो किसको अप्रोच कर रहा है? लेवल 0 को। ठीक है, ये होते जाता है। नज़दीक लाते 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 हम इतने डिस्टेंस पर ले आए, डिस्टेंस इतना कम हो गया। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पर ये प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेस क्या है? समझ आ रहा है आपको? लेवल 1 के कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती गई और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होते गई। इतने डिस्टेंस पर क्या हो जाता है? कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी हो जाती है। मतलब S और P दोनों कम ज़्यादा हो गए। अब S और P का कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा। ये उसके बाद हम एक छोटा सा बीच में लेवल ये आता है, ये इंटरमिक्सिंग हो रही है, इट इज़ अ वेरी थिन लेवल। उसके बाद क्या होता है कि जब हम इधर आते हैं, ये क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में मिक्सअप होते जा रहे हैं। मिक्सअप होने का मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो गई जो कि हाई लेवल पे थे, और जो लो लेवल पे थे उसमें से कुछ की हाई हो गई। अब उन दोनों के बीच बाउंड्री नहीं रही, उनके बीच की बाउंड्री टूट गई। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पर जा सकता है। जब हम उसको और नज़दीक कर देते हैं, उनकी एनर्जी इतनी कम ज़्यादा हो जाती है कि S और P वाला जो उनका था बाउंड्री, वो टूट गई। नाउ व्हाट हैपन्स? जब हम इनके डिस्टेंस को इससे भी कम कर देते हैं, और ये वाला जो ये क्या चीज़ है? ये देखिए क्या लिखा है? एक्चुअल। हमको जो क्रिस्टल मिला है वो एक्चुअल डिस्टेंस पे सेट हो चुके हैं। उस एक्चुअल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कैसी है? एनर्जी की एनर्जी कितनी है? लोकेशन तो वही है, एनर्जी उनकी कितनी कम ज़्यादा हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे नज़दीक ला रहे थे, इनकी ये दीवार टूट गई। ये जो दीवार थी दोनों के बीच कि तुम्हारा लेवल ये, मेरा लेवल ये ख़त्म हो गया। अब जब हम डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं क्रिस्टल के लायक, तो क्या देखते हैं कि
इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमने चेक की। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी थी इतनी, कुछ के पास इतनी, इससे भी कम, कुछ के पास इतनी, कुछ के पास इतनी, कुछ के पास इतनी, कुछ के पास इतनी, ये उनके पास एनर्जी थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास बहुत हाई एनर्जी थी, इससे भी हाई, ये इतनी एनर्जी, कुछ के पास इतनी, कुछ के पास इतनी, कुछ के पास इतनी। अब हमने ढूंढा इस लेवल का एक इलेक्ट्रॉन है, इस लेवल की एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन है, इस लेवल की एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल का एक इलेक्ट्रॉन है, इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। इस एनर्जी, ये हाइट क्या दिखाती है? एनर्जी लेवल। मान लीजिए ये 1 2 3 4 10 है और ये है 10 to 20, 20 to 30। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 to 10 वाले इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं, 20 to 30 वाले मिलते हैं, पर 10 to 20 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे। रीडिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ हमको क्लियर दिखी। और ये सिचुएशन कब आई है? व्हेन दे हैव कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज? जितने वो नेचुरल हमको मिलते हैं, क्रिस्टल नेचर में बना हुआ जो मिलता है। उस समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कंडीशन क्या होती है कि वो अपने पुराने रूल को तोड़ चुके हैं, क्योंकि वो रूल किसका था? इंडिविजुअल एटम का था। क्रिस्टल में रूल बदल गए, सब इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्सअप हो गए और उन्होंने सिर्फ दो फैमिली बना ली, या तो वो 0 to 10 में रहेंगे या 20 to 30 में रहेंगे, 10 to 20 के बीच में नहीं मिला। तो वो अपने आप 3 रीजन डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक रीजन लोअर, एक रीजन अपर और एक बीच में जिसको कोई नहीं लेता। अब ये तीनों रीजन अलग अलग मटेरियल में वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमको जो बीच का गैप है 10 to 20 रखना है या 14 to 15 रखना है या नहीं से रखना है। ऐसा भी है, नहीं भी रखेंगे ऐसे मटेरियल भी होते हैं, गैप बहुत ज़्यादा रखेंगे ऐसे मटेरियल भी होते हैं, नॉर्मल गैप रखेंगे ऐसे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ याद रखनी है कि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिक्सअप हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? नो, 4n। n हमने एटम लिए थे, हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल मिला के उनके पास कितने एटम हैं? 4n। अच्छा, उनके पास एनर्जी लेवल कितने? 8n। 8n एनर्जी लेवल्स उनके पास हैं। और अब हमने ये देखा कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। फोर एन लेवल्स यहाँ पर हैं, 4n लेवल्स यहाँ पर है। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n। हमारे पास एक सिनेमा हॉल है, उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर से बैठ के भी आप प्ले देख सकते हैं, बालकनी में बैठकर भी प्ले देख सकते हैं। प्ले देखने वाले लोग आते हैं 4n, 4000, n मीन्स 1000, एनीथिंग। ठीक, हमने नीचे 4000 चेयर्स लगाई हैं, ऊपर भी 4000 चेयर्स लगाई हैं रो लगा के, तो हमारे पास कितने लेवल्स हैं? 8000। अगर सब के सब लोग चाहें कि हम ग्राउंड लेवल से ही प्ले देखेंगे, बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते हैं, क्योंकि कितने ही अटेंडेंस है? 4000 और 4000 लेवल्स नीचे हैं हमारे पास। अगर वो सब के सब डिसाइड करेंगे कि नहीं हम हाई लेवल से देखेंगे, तो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी कितने हैं? 4000। तो जब एक एटम का क्रिस्टल बनता है तो उस क्रिस्टल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4n। और लेवल्स कितने हैं एनर्जी के? 8n। और वो अपने आप को कैसे डिवाइड कर लेता है कि 4n लेवल कहाँ है? लो एनर्जी, और 4n लेवल कहाँ है? हाई एनर्जी। इसका मतलब अगर सब के सब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे जाना चाहें, जा सकते, हो सकता है, और सब के सब लो लेवल पर आना चाहें तो भी जा सकते हैं, यहाँ भी जगह है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लोअर एनर्जी लेवल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? सब हो सकते हैं, सबके लिए जगह है, क्योंकि हमने क्या सोच के रखा है? कितने लेवल्स? 4n।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4n। तो अब से हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लेवल लोअर भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है, एंड देयर इज नो रूल अबाउट दैट बिकॉज देयर आर सफिशिएंट लेवल्स। अब ये जो लेवल हैं एनर्जी के, अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग लेवल है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, इसमें, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए, होती। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी ऐसी लाइन बनेगी, ये हाइट सबकी अलग अलग। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप ऐसा बना जिसकी एनर्जी सिर्फ इतनी रहती है। इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ग्रुप में आए जिन सब की एनर्जी इस पर है, और ये एक एनर्जी का वो रेंज है जिस रेंज का कोई इलेक्ट्रॉन हमको क्रिस्टल में नहीं मिलता, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ गए कि जब हम क्रिस्टल बनाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम का, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के कितने लेवल होते हैं? 2, और एनर्जी का एक ऐसा रेंज होता है जो दोनों के लिए मना होता है, वी कॉल इट फॉरबिडन रेंज। फॉरबिडन रेंज, या इस गैप को हम कहते हैं एनर्जी गैप। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर नहीं रुकता है, या तो इसके पास इतनी एनर्जी एक्वायर करता है कि ये डायरेक्ट यहाँ चला जाए, और या फिर यहीं पड़ा रहे। ही कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन, ऐसे इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलते। तो ये है एनर्जी गैप, ई गैप। ये वाले जो बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, ये सारे एनर्जी लेवल को हमने ऐसे एक के बाद एक के बाद ऐसे एक बनाया, तो एक पट्टी बन गई। पट्टी को क्या कहते हैं? बैंड। सो वी कॉल इट बैंड, एनर्जी बैंड। दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी बैंड। अब हम इसमें से इस सारे फिगर को हम समझ गए कि ये क्या दिखाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाता है एटम के बीच का, ये वाला कंसेप्ट SP वाला कंसेप्ट खत्म। नया कंसेप्ट क्या शुरू हुआ? ये देयर विल बी ओनली 2 बैंड्स ऑफ एनर्जी लेवल, एंड दीज बैंड विल हैव हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स? 8n energy levels. How these are distributed? 4n in the lower band, 4n in the upper band. There may be or may not be energy gap in between. For that energy, there will be no electron found. Now, this is our actual spacing. तो हम अब अपना ध्यान सिर्फ यहाँ देते हैं, ये या मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से ये और ऊपर जहाँ तक हो, दैट डजंट मैटर। इस चीज़ को, एक्चुअल डिस्टेंस को, इस चीज़ को मैं एक अलग डायग्राम में बनाता हूँ। ना इधर देखिए ना इधर देखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक बड़ा सिंपल डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम हमको हेल्प करेगा। ये एनर्जी लेवल है, दैट्स ऑल। ये कौन सा है? नीचे वाले कितने? यस, ये वाले लेवल्स हैं 4n लेवल्स। दीज आर 4n लेवल्स। और ये भी कितने हैं? यस, दीज आर ऑल्सो 4n लेवल्स। और ये क्या है? एनर्जी गैप। और ये एनर्जी का स्केल है, वट एवर इज दिस स्केल। अलग अलग एलिमेंट के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो वो जो बीच का हिस्सा था, उस बीच के हिस्से को ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इसकी ड्राइंग हमने ये बना ली। हमको अब इतने से ही मतलब है, बिकॉज नाउ वी आर वर्किंग ऑन द क्रिस्टल। ये आ गया, ओके। ये बना
एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए सेमीकंडक्टर। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में कुछ इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है। अब हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इस एनर्जी के कारण वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या कैपेबिलिटी है और किसके लिए वो इनकैपेबल है। तो देखिए, हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट बनाता हूँ और इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? हम सबको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं ये? जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक दूसरा एटम इसके पास में आया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, वी कॉल दिस डिस्टेंस एज आर नॉट डिस्टेंस, आइडियल डिस्टेंस, और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। दे वांट फॉर देयर स्टेबिलिटी दैट देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो स्टेबलाइज रहेंगे, अदरवाइज दे विल रिमेन एक्टिव, किसी न किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो फॉर स्टेबिलिटी what happens, this electron is assigned a duty कि तुम जाकर यहाँ पर ऐसा भी एक चक्कर लगाना और फिर ऐसा एक चक्कर लगा देना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूम रहा है और इसमें भी घूम रहा है। उसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा। ये एक जोड़ी बन गई इलेक्ट्रॉन की, जो वो आपस में एक दूसरे को लेन देन करते हैं। अगर ये ऐसे एक दूसरे को लेन देन करते हैं तो वैसा ही लेन देन एक इसके साथ भी होता है। ये 5 सिलिकॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करता है, एक इधर पेयरिंग करता है, एक इधर करता है, एक इधर करता है, एंड नाउ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने, 8 हो गए। इसको भी इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला और ये चारों देते हैं, 8 हो गए। तीसरे में भी 8 हो गए एंड वी गेट ए ब्यूटीफुल सिलिकॉन क्रिस्टल स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के नेबरिंग ऑर्बिट तक गया, उससे अगली ऑर्बिट में नहीं गया, ठीक है। बाहर निकल के दोनों से जब ये अपने घर से बाहर निकलता है तो क्या ये ऐसे जाकर इधर आ गया? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है। सिर्फ वो क्या करता है, अपने घर में ऐसा घूमेगा या अपने पड़ोसी के घर में घूमेगा, बस इतनी ही एनर्जी है, ठीक है। ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉन है। फिर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की संगत बिगड़ गई, उसको कहीं से एनर्जी मिली, वो क्या करता है कि यहाँ से वो ऐसे चला और इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि वो यहाँ से ऐसे आ गया, ये वापस नहीं गया। अगर ये वापस नहीं गया और ये आ गया तो अब इसको चारों तरफ की घूमने की ड्यूटी से ही डजंट हैव टू मूव अराउंड। अगर वो मूव अराउंड नहीं करेगा तो उसने अपना नाम रख लिया फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री हो गया ड्यूटी से। पहले वाले की क्या ड्यूटी थी? वैलेंसी को फुलफिल करना, इसकी ड्यूटी क्या थी? वैलेंसी फुलफिल करना। ये अपनी ड्यूटी छोड़ के आ गया और इसने अपना नाम क्या रख लिया? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? यस, एक्स्ट्रा एनर्जी। नहीं तो हमको मालूम है, सैटेलाइट में हमने पढ़ा है, देयर इज ए समथिंग नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ये हमेशा इसको खींच के रखता है। देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू, ये इसको ऐसे खींच के रखेगा, ओके। तो इसलिए ये यहाँ से ऐसे भाग नहीं सकता, इधर आ जाता है, घूम रहा है, इतनी ही एनर्जी है इसके पास कि ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, बार बार मुड़ जाता है। अच्छा, अगर
अगर हमने इसको एनर्जी एक्स्ट्रा दे दी तो क्या होगा, सीधा चला जाएगा। तो ये फिर ऐसे जाता है और ये ऐसा बाहर आ गया। नाउ दिस इज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कब बन सकता है, व्हेन इट हैज एडिशनल एनर्जी। क्या फायदा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से? एक चीज तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि उसको वैलेंसी की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके साथ फिर एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसके साथ एक ये चीज हो जाती है कि जब उस पर कोई अटैक करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो घर छोड़ दिया। समझ में आए? देखिए यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये नहीं जाने देता, क्योंकि ये कौन है, प्लस। तो न्यूक्लियस उसको नहीं जाने देता। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको खींचता है तो इसको बचाने वाला कहाँ है, माँ बाप को तो छोड़ दिया उसने। तो एनर्जी बढ़ जाने से दोनों चीज होती है, अगर आप एक तरफ ड्यूटी से रिलैक्स हो जाते हैं तो दूसरी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी एक्सटर्नल जो फोर्सेस लगते हैं उसके इफेक्ट में आपको आना पड़ता है। हमारी सोसाइटी का नियम है, नेचर का नियम है ये। तो जब भी हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, इट स्टार्ट्स मूविंग। व्हाट डू वी कॉल दिस, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। क्या इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रिक करंट बनाई, नहीं जा पाया। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पर इसको इसने जाने नहीं दिया, तो ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना सकता है। ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा कि नहीं, ये बना सकता है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करिए। हु मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इज मेड, यस, व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी। तो मुझे बताइए, इस इलेक्ट्रॉन का मैं नाम रख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या काम करता है, वैलेंसी फुलफिल। इसका मैं नाम रख देता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम नाम रख देते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। इसका नाम कंडक्शन, इसका नाम वैलेंस क्यों है, बिकॉज देयर एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको मैं बोलूंगा लोअर लेवल ऑफ एनर्जी, एंड नाउ आई विल कॉल इट वैलेंस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, वैलेंस। और इसी तरह से इसका नाम हम रख देंगे कंडक्शन एनर्जी। वैलेंस एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, ये सब के लेवल है वैलेंस के। तो ये क्या बन गया, वैलेंस बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड, लोअर लेवल ऑफ एनर्जी, वैलेंस बैंड। ये ग्राफ किसका है, वैलेंस बैंड का। अगर मैं ये कहूँगा वैलेंस बैंड में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, कि उस क्रिस्टल में 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका एनर्जी का लेवल सिर्फ वैलेंसी का लेवल है, और वो क्या नहीं कर सकते, कंडक्शन नहीं कर सकते। एंड इफ आई टेल यू दैट देयर आर आल्सो 4 इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी लेवल इज कंडक्शन लेवल, तो आप समझ गए कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। और अगर हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। सो दिस इज कंडक्शन बैंड। और अब 2 इलेक्ट्रॉन के पास कंडक्शन एनर्जी है, ये रहा 1, ये रहा 2। 4 इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंस एनर्जी है, 1 2 3 4। ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ से, अब ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया और आपको पूछा कि ये जो मटेरियल है
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है आप बता देंगे, कितने कंडक्शन में है वो भी आप बता देंगे। ठीक, अब मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया, सॉरी, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग लेवल है। ये मैंने आपको दिखाया और पूछा कि ये वाला जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप क्या ढूंढने जाओगे कि इसके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। उसको हम इस ग्राफ में कैसे ढूंढेंगे कि उस एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। और ये हमको क्या दिखाता है, दिस इज नोन एज वैकेंट कंडक्शन बैंड, खाली इंडक्शन बैंड। एक भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके कंडक्शन के लायक नहीं है। सो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दैट। तो ये क्या हुआ, इंसुलेटर या कंडक्टर? वेरी गुड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ, एनर्जी लेवल का ग्राफ, तो एनर्जी लेवल के ग्राफ में कंडक्शन बैंड अगर खाली है तो क्या होगा, इट इज ए इंसुलेटर। समझ गए। और अगर कंडक्शन बैंड भरा हुआ है तो यस इट विल कंडक्ट। ठीक, अभी हम उस पर अलग लगाते हैं, अभी उस रिजल्ट पे आप मत पहुंचिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने से कंडक्टर, और सिर्फ अगर इसमें रहेंगे तो इंसुलेटर। तो ये हमने दो बैंड बना लिए, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड देयर इज ए एनर्जी गैप। अगर हम चाहें एक मटेरियल एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए तो उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, कंडक्शन बैंड में होने चाहिए। नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि हम एनर्जी देते हैं, तुम जाओ। और हमने उसको एनर्जी दे दी, हमने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, बॉम्बे चले जाओ, ये लो 10 रुपए। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए में बॉम्बे की टिकट नहीं आती। तो वो क्या बोलेगा, 1000 रुपए दीजिए। अगर हम 1000 नहीं देते, 500 रुपए देते, तो वो क्या करेगा, खा पी के 2 दिन यहीं छुट्टी मना लेगा। ठीक है, तो उसको कितना चाहिए, 1000 मिलेगा तो क्या करेगा, बॉम्बे चला जाएगा। और अगर हम 500 देते तो वो क्या करेगा, अड़ोस पड़ोस में बांट देगा, बाकी दूसरे काम कर लेगा, बॉम्बे नहीं जाएगा। देखिए ये एनर्जी गैप है हमारा 1000। इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी 1000 ना 500, तो ये क्या करेगा, अपना लेवल यहाँ ले आएगा, कुछ एनर्जी इसको देगा, ये अपना लेवल यहाँ ले जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। तो सब लोग क्या बोले, बहुत दानी है, एनर्जी बांटता है। फिर आपने उसको 800 एनर्जी दी, अभी भी नहीं जाएगा। फिर क्या करेगा, सबको बांट देगा। एक रात आपने उसको 1000 दे दी, अब वो सबको भूल गया, पड़ोसी को उसने टिकट कटाई और सीधा यहाँ, क्योंकि ये गैप कितना था, हाँ इसी का इंतज़ार कर रहा था वो। तो हर इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं तो जब उसको एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, हाँ अपनी ड्यूटी को छोड़ के घर से भाग जाएगा। लेकिन जब तक उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो हाँ वो छोड़ के नहीं जाएगा, वहीं घूमता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा लेगा, दूसरों को एनर्जी दे देगा, अपना लेवल चेंज कर लेगा, बट इट विल नॉट बिकम ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई। तो हम जब भी एनर्जी देते हैं किसी भी मेटल, किसी भी मटेरियल को, इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है कि मेरी हीट पूरी एक इलेक्ट्रॉन को मिल रही है या किसको मिल रही है। वो हीट इसके अंदर जाके पर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इसका नेचर है। इसने अगर मैंने इसको 1 लाख दिया, 1 लाख दिया कि 100 इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर भेज दो, इसने क्या किया, उस 1 लाख को 500 इलेक्ट्रॉन में बांट दिया, तो हर एक को 20-20 मिली या 200-200 मिली। 200 में इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाते, नहीं गए, इसका नेचर है। अगर मैंने इसको 1 लाख दिया और इसने उस एनर्जी को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को दिया तो हर एक को 10-10 हज़ार मिल गई, सब जंप करके चले गए। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। लेकिन हमारा रूल पक्का है, एक इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये एनर्जी हम हीट से दे सकते हैं
किसी और दूसरे तरीके से दे सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं एनर्जी देने के, या तो आप हीट दीजिए, हीट से वाइब्रेशन बढ़ेंगे, या फिर आप उसको धक्का दीजिए, किसी भी चीज़ को ऐसे पुश करो और स्पीड दे दो, उसके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो हम चाहें तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन शूट करके इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं, बाहर आ जाएगा। हम चाहें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको एनर्जी दे सकते हैं, तब भी बाहर आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन गिव एनर्जी टू देम। एनीवे, अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड what are energy levels, what are functions of the energy levels, and how electrons remain in that, and the language. What is language? Energy level is filled with electrons. Energy levels are vacant. An electron is placed in conduction energy level. There is an electron in valence energy level. Now all this language you can understand? Okay. Now we will come to the next thing, and that is classification of material again on the basis of energy levels. और इसमें आप देखिए 3 तरह के एनर्जी लेवल हम बनाते हैं और तीनों को आप पहचान सकते हैं।